Hello to all of you, myself Neha, and today we are going to start lesson number 1 for class 5th. So I have told you in previous video lecture जो हमने unit 1 से related discuss किया था, I have told you about the story of Louisa. लुइसा की स्टोरी है ये and this chapter is also relate to our hobbies and interest and how we develop our hobbies and interest into our profession. This is a beautiful story. Let's give you answer to a very important question. ये also ये जो story है ये आपको answer देगी एक बहुत important question का कि that what you want to be in your life. क्या आपकी हॉबीज आपके प्रोफेशन में कन्वर्ट हो सकती हैं या नहीं. So let's start that story. Louisa's story. Louisa is the main character of this story और जिस पर ये पूरी story base है. Okay. So before we start that story, you have to give some answer of these question. और ये question क्या है जो आपने खुद से answer देने हैं. So let me introduce with these question. So read the two sentences and fill in the blanks. आपको ये sentences पढ़ने हैं और इनके आसान से आंसर्स आपको खुद से फिल करने हैं. So what are these questions? My favorite hobbies. सबसे पहले आपको अपनी favorite hobby का नाम लिखना है. आपकी favorite hobby कुछ भी हो सकती है, like singing, dancing, playing, like playing cricket, like painting. So you have to mention your hobby here. Next column is I want to become. What you want to become? अब अगला आपका जो क्वेश्चन रेज होता है दैट इज व्हाट यू वांट टू बिकम व्हेन आई ग्रो अप, कि आप क्या बनना चाहते हैं जब आप बड़े हो जाएंगे. जब आप इन दोनों कॉलम को फिल कर देंगे तब आपके पास एक सीधा सा रिजल्ट आएगा कि जो आपकी हॉबी होगी वो डेफिनेटली आपके कैरियर से, आपके प्रोफेशन से रिलेट करती होगी, क्योंकि हर एक इंसान वही बनना चाहता है जिसे करने में उसे खुशी मिलती है और हमारी हॉबीज वही होती हैं जो हमें हैप्पीनेस देती हैं. सो समवेयर कहीं ना कहीं हमारी हॉबीज हमारे प्रोफेशन से रिलेट करती हैं, बट कितने लोग हैं जो अपनी हॉबीज को अपना प्रोफेशन में कन्वर्ट कर पाते हैं. सो ये जो लेसन है ये बहुत आपको प्रैक्टिकल लाइफ में जो है मदद करने वाला है. तो ये दोनों कॉलम फिल करेंगे और अगेन जो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, आर योर आंसर टू द टू ब्लैंक्स सिमिलर? क्या इन दोनों ब्लैंक्स के आंसर सिमिलर है? इफ समबडी वांट्स टू प्ले क्रिकेट, अगर किसी बच्चे को क्रिकेट खेलना पसंद है तो डेफिनेटली ही वांट्स टू बी अ क्रिकेटर. तो इस तरह से हम देखेंगे या आप सभी देखोगे कि उनकी हॉबीज और उनका प्रोफेशन सेम होता है. तो आप हो सकता है आप में से बहुत लोगों के आंसर सेम हो. It is possible to make your hobby your profession. Yes, it is very possible. क्या ये पॉसिबल है कि आप अपनी हॉबीज को अपना प्रोफेशन बना सके? Yes, it is possible कि हम अपनी हॉबीज को अपना प्रोफेशन बना सकें. So fine. So this is a little drill जो आपको करना है और आपको आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर यहीं से मिलेगा और जो आपके आगे प्रोफेशन या करियर में आपको हेल्प करेगा. So Let's read and start that story. अब हम ये स्टोरी रीड करना शुरू करेंगे. अब हम आ गए हैं अपने रीडिंग जंक्शन पर. फाइन. सो वी ऑल हैव हॉबीज. हम सबकी कोई ना कोई हॉबीज हैं. सम लाइक स्पोर्ट्स, सम लाइक रीडिंग. कुछ को स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, खेल खेलना पसंद है. कुछ लोगों को रीडिंग करनी पसंद है. एंड सम लाइक कलेक्टिंग वेरियस थिंग्स. और कुछ को पसंद है, वेरियस का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, विभिन्न प्रकार की. सो कुछ लोगों को पसंद होता है डिफरेंट तरह की चीजों को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना. लेट्स रीड द स्टोरी अबाउट अ गर्ल. तो आज हम एक लड़की के बारे में स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? उसका नाम है लुइसा. सो द मेन कैरेक्टर, द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी इज लुइसा, who liked writing stories and play. अब यहाँ पर लुइसा की हॉबी क्या है? She liked writing stories and play. अब लुइसा की हॉबी है राइटिंग करना, उसको लिखना पसंद है, उसे कहानियां लिखना पसंद है, उसे प्ले का मतलब होता है नाटक लिखना पसंद है. तो इस तरह से she loves to write. अब एक छोटी सी बच्ची है जिसकी एक हॉबी है राइटिंग. फाइन. अब स्टोरी शुरू होती है. Once upon a time, एक बार की बात है, there were 4 little girls. 4 छोटी छोटी लड़कियां थी
who lived in a big house, जो एक बड़े से हाउस में रहा करती थी, in the countryside. अब what is the meaning of countryside? countryside का मतलब होता है रूरल एरिया, और रूरल एरिया का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र। गांवों को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कंट्री साइड। तो अभी 2 लाइन में हमने पढ़ा कि एक बार की बात है कि 4 लड़कियां थी जो अपने बड़े से घर में एक गांव के अंदर रहा करती थी, कंट्री साइड में रहा करती थी। द हाउस वॉज वेरी ओल्ड, घर जो था उनका वो बहुत पुराना था। एंड क्रीपर्स, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रीपर्स? क्रीपर्स होते हैं वो पौधे या वो बेले जो रैंक कर दूसरे चीज पर जो है बढ़ती हैं, या एग्जैक्ट वर्ड क्रीपर का होता है, हिंदी में हम बेल जो होती है उसको क्रीपर कहते हैं। ऐसे प्लांट्स जिनको बढ़ने के लिए किसी सहारे की जरूरत होती है तो उनको हम कहते हैं क्रीपर। तो उनका घर जो था बहुत पुराना था। एंड क्रीपर ग्रू ऑन इट्स वॉल, तो उनके घर की जो वॉल थी, उनके घर की जो दीवारें थी, उस पर क्या उग गए थे? बहुत सारी बेलें, बहुत सारे क्रीपर्स जो थे वो उस पर ग्रो हो गए थे। फाइन। द गर्ल हैड अ वाइज फादर, और इन लड़कियों के एक बहुत ही वाइज माने समझदार, बहुत ही इंटेलिजेंट फादर थे। इनके एक वाइज फादर थे हु टोल्ड देम। अब टोल्ड जो है वो टेल की सेकंड फॉर्म है। टेल का मतलब होता है बताना। सो जो हु टोल्ड देम, बताना या सुनाना। सो हु टोल्ड देम लवली स्टोरीज। अब इनके जो बहुत वाइज फादर थे, जो बहुत इंटेलिजेंट फादर थे, वो उनको क्या बताते थे? लवली स्टोरीज, बहुत प्यारी प्यारी कहानियां। इनके फादर जो थे ही यूज्ड टू टेल दीज गर्ल, वो कहानियां उनको सुनाया करते थे। सो ही ऑल्सो टॉट देम their lesson in such a beautiful way, और वो जो lessons, वो जो कहानियां उन्हें बताते थे वो इस तरीके की होती थी, इतने खूबसूरत तरीके से वो फादर अपनी बच्चियों को स्टोरी सुनाते थे that it was better than play, कि वो कहानियां किसी नाटक को देखने या खेलने से भी ज्यादा खूबसूरत होती थी। कई बार स्टोरी टेलिंग इतने अच्छे तरीके से की जाती है कि शायद आप उसके आगे किसी पिक्चर या नाटक को देखना भी पसंद नहीं करते। सो दिस इज द वे देयर फादर यूज्ड टू टेल स्टोरीज टू दीज गर्ल्स। तो इनके फादर जब स्टोरीज सुनाते थे तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल मैनर में, बहुत ही सुंदर तरीके से सुनाया करते थे। ओके, अब लेट्स समथिंग रीड अबाउट देयर मदर। Their mother was a merry, kind woman. मैरी का मतलब क्या होता है? हम सब मैरी क्रिसमस बोलते हैं ना, तो मैरी का मतलब होता है खुशगवार, जो बहुत खुश रहने वाला हो, जो बहुत हैप्पी रहता हो। तो उनकी मदर कैसी थी? Their mother was merry, kind woman. उनकी मदर बहुत ही हंसमुख, बहुत ही खुश रहने वाली, और काइंड का मतलब बहुत ही दयालु नेचर की महिला थी। She is very kind-hearted woman who help them work and play, जो हमेशा उनको हेल्प करती थी, किसमें? काम करने में और खेलने में भी। सो उनकी मदर भी बहुत हेल्पिंग थी और फादर भी बहुत हेल्पिंग थे। तो इस तरह से इन चारों लड़कियों की फैमिली के बारे में हमने पढ़ा ना। द गर्ल हैड ऑल द ग्रेट ग्रीन कंट्री। अब जो इनका आसपास का वातावरण था वो बहुत ही ग्रेट ग्रीन था, मतलब हरा भरा वातावरण था, बिल्कुल नेचुरल, इन द लैप ऑफ नेचर। ये बिल्कुल प्रकृति की गोद में, बिल्कुल हरे भरे वातावरण में ये बच्चियां कंट्री साइड में रहती थी। ग्रीन कंट्री टू प्ले इन, तो जहाँ पर ये रहा करती थी वो बहुत ग्रीन जगह थी, और यहाँ पर ये अपने गेम्स को, अपने खेलों को एंजॉय करती थी। देयर वर डार्क शैडोई वुड्स। अब और डिस्क्रिप्शन है इनके कंट्री साइड के घर का। देयर वर डार्क, डार्क का मतलब घने, अंधेरे वाले, शैडोई मतलब छायादार। आपने बहुत बड़े बड़े पेड़ देखे होंगे जो बहुत घनी छाया देते हैं, तो जो पेड़ बहुत घनी छाया देते हैं उनको हम बोलते हैं शैडोई। वुड्स का मतलब होता है जंगल। तो इनका घर कहाँ पर था? जहाँ पर बहुत घने काले जो जंगल थे वो थे। तो इनका घर जो था वो फॉरेस्ट के बीच में था, जंगलों के बीच में था। ग्रीन मेडोज, अब यहाँ पर ग्रीन का मतलब तो आप सभी को पता है हरा, और मेडोज का मतलब होता है
घास के मैदानों को, बड़ी बड़ी घास की फील्ड्स को, मैदानों को हम क्या कहते हैं? मेडोज। तो वहां पर इनके घर के आसपास डार्क फॉरेस्ट थे, बहुत घने जंगल थे, और ग्रीन हरे भरे घास के मैदान थे। वास्ट फील्ड, वास्ट का मतलब होता है चौड़ा और फील्ड का मतलब होता है खेत, तो वहां पर बहुत चौड़े लंबे खेत भी थे। एंड wheat and barley and bubbling stream, तो वो खेत किस चीज के थे? गेहूं के, और बर्ली का मतलब होता है जौ के। तो वो खेतों में क्या उगाई जाती थी? व्हीट, गेहूं, और बार्ली यानी कि जौ। टू एंड बबलिंग स्ट्रीम, और वहां पर क्या था इनके घर के आसपास? बबलिंग। बबलिंग का मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बबलिंग? बुलबुलों को हम क्या कहते हैं? बबलिंग। तो बबलिंग स्ट्रीम का मतलब होता है नदियां। तो वहां जो है नदियां भी बहती थी जो बबल करती थी, यानी कि लहराती हुई नदियां जो है इनके घर के आसपास फ्लो करती थी, बहती थी। दैट ग्लिटर्ड, और ग्लिटर्ड का मतलब होता है चमकना। दैट ग्लिटर्ड लाइक डायमंड्स, और इन नदियों का पानी, इन रिवर्स या स्ट्रीम्स का पानी इतना क्लियर था कि इट ग्लिटर्ड, ग्लिटर्ड का मतलब चमकना, और वो चमकता था कैसे? डायमंड की तरह, हीरो की तरह। वो पानी इतना क्लियर था कि वो शाइन करता था, ग्लिटर करता था। तो ये सारी लाइंस जो हैं हमें उन चारों लड़कियों के कंट्री साइड के घर के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में जानकारी देती हैं। डायमंड इन द आफ्टरनून सन, तो पानी जो है जब चमकता था, जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ती थी, किस वक्त? आफ्टरनून के समय, यानी कि दोपहर के समय। तो इस तरह से डिस्क्रिप्शन सबको समझ में आया है। दे ऑल्सो हैड अ बिग बार्न, अब यहाँ पर एक वर्ड है बार्न, यहाँ पर आर जो है वो साइलेंट रहेगा, और उनके जो उन लड़कियों के पास एक और चीज थी, उनके पास एक बड़ा सा बान था। सो व्हाट इज बान? बान इज अ प्लेस वेयर वी यूज टू स्टोर आवर व्हीट, आवर स्ट्रॉ। तो बान एक बड़ा सा घर होता है, ज्यादातर ये फील्ड्स में यानी कि खेतों में होता है, जहां पर आप अपने गेहूं को, स्ट्रॉ को, सबको इकट्ठा करते हैं। सो इट्स अ बिग हाउस वेयर वी कैन स्टोर थिंग्स, जहां पर हम बहुत सारी चीजों को स्टोर कर सकते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन है बान, आर जो है इसमें साइलेंट रहेगा। फाइन। तो दे हैव ऑल्सो अ बिग बान, अब ये बान जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बान के अंदर ही ये सब खेलने जाया करती थी। ठीक है। वन ऑफ द लिटिल गर्ल वॉज नेम्ड लुइसा, अब ये चारों लड़कियों की जो बात करी हमने, उसमें से एक बच्ची का नाम था लुइसा, और जिसकी ये कहानी भी है। तो लुइसा ही जो है इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। सो वन ऑफ दिस गर्ल वाज नेम्ड लुइसा, इन चारों में से एक बच्ची का नाम था लुइसा। शी वॉज वेरी प्रिटी, और लुइसा बहुत प्यारी बच्ची थी। शी वॉज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, अब लुइसा ना केवल प्रिटी थी बट शी इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत हिम्मत वाली लड़की थी वो। शी कुड रन फॉर माइल्स थ्रू द वुड्स, और वो जंगलों के बीच में माइल्स, माइल्स मतलब मीलों, वो बिना थके भाग सकती थी। तो शी इज फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड नॉट गेट टायर्ड, और इतना भागने के बाद भी लुइसा डिडंट गेट टायर्ड, वो थकती नहीं थी। लुइसा हैड अ रिमार्केबल ब्रेन, लुइसा की क्वालिटीज आपने पढ़ी, शी इज वेरी प्रिटी, she is very strong and she is very physically strong, so she can run miles through the woods, वो कई मीलों जो है बिना थके वुड्स में भाग सकती थी। अब तीसरी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट लुइसा हैड अ रिमार्केबल ब्रेन। अब लुइसा के पास एक ब्रेन था जो बहुत रिमार्केबल था, रिमार्केबल जिसका कोई मैच ही नहीं था, यानी कि ही हैज अ वेरी इंटेलिजेंट ब्रेन, शी हैज अ वेरी इंटेलिजेंट ब्रेन। तो उसका जो ब्रेन था वो बहुत रिमार्केबल था, अद्भुत, मैग्निफिसेंट ब्रेन था। और इन हर लिटिल हेड, जो उसके छोटे से, क्योंकि छोटा सा हेड, लिटिल हेड इसलिए यूज किया गया बिकॉज शी वॉज अ लिटिल गर्ल ना, तो वो छोटी बच्ची थी, बट हर माइंड इज रिमार्केबली इंटेलिजेंट, उसका जो दिमाग था वो रिमार्केबली इंटेलिजेंट था, बिना किसी कोई कंपैरिजन ही नहीं था उसके माइंड का। सो आई हैड इट लाइक्ड टू स्टडी, और ये दिमाग जो था मैग्निफिसेंट रिमार्केबल दिमाग क्या पसंद करता था?
इट जो है ये यहाँ यूज हुआ है माइंड के लिए। इट लाइक टू स्टडी, और ये दिमाग पसंद करता था पढ़ना। लुइसा को पढ़ना पसंद था। शी लाइक्स टू स्टडी, शी लव्स टू स्टडी। इट ऑल्सो थॉट इंटरेस्टिंग थॉट्स ऑल डे लॉन्ग, और ये दिमाग जो है हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सोचता रहता था। दिस इज ऑल्सो अ क्वालिटी। हमने देखा है कि कुछ बच्चों का इमेजिनेटिव पावर इतना अच्छा होता है कि वो कुछ भी इमेजिन करके सोच लेते हैं। सो इट्स ऑल्सो अ रेयर क्वालिटी इन सम ऑफ द चाइल्ड। कुछ बच्चों में ये क्वालिटी होती है और सेम क्वालिटी लुइसा में भी थी। शी कैन थिंक, शी कैन थॉट इंटरेस्टिंग थॉट ऑल द डे लॉन्ग। तो दिन भर उसके दिमाग में कुछ इंटरेस्टिंग थॉट्स जो थे वो आते रहते थे। अब व्हाट शी डिड विद दैट थॉट, इन थॉट्स के साथ, इन विचारों के साथ, थॉट का मतलब क्या होता है? विचार। तो इन थॉट्स या विचारों के साथ लुइसा करती क्या थी? लेट्स रीड। लुइसा हैड अ स्मॉल डायरी। अब लुइसा के पास एक छोटी सी डायरी भी थी। लुइसा हैड अ स्मॉल डायरी। समटाइम्स शी वुड सिट, तो कभी कभी वो क्या करती थी? शी वुड सिट इन अ कॉर्नर, वो एक कोने में जाकर बैठ जाती थी। बाय हरसेल्फ, चुपचाप, एंड नोट डाउन हर थॉट्स, और जो दिमाग में उसके थॉट्स आते थे, थॉट्स माने जो विचार आते थे, जो आइडियाज आते थे, शी जस्ट नोट दैम इन दिस डायरी। वो उस डायरी में उन सारे थॉट्स को नोट डाउन करती थी। फाइन। शी लाइक टू मेक अप स्टोरीज। अब लुइसा करती क्या थी? इन थॉट्स के साथ she just develop a story, वो इन छोटे छोटे थॉट्स के साथ एक कहानी जो है वो क्रिएट कर देती थी। she likes to make up stories of her own, छोटी सी बच्ची थी और वो अपनी कहानियां जो है वो इन थॉट्स के साथ लिख देती थी। तो सेंटेंस को फिर से एक्सप्लेन करूंगी। she like to make up stories of her own, तो उसे बहुत पसंद था कि वो अपनी कुछ कहानियों को बनाए, इन थॉट्स के सहारे वो अपनी कहानियां क्रिएट करे। ओन का मतलब होता है अपनी। एंड राइट पोम्स टू, और स्टोरीज के साथ शी ऑल्सो राइट्स पोम्स, वो पोएम्स भी लिखा करती थी। फाइन, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, सो लेट्स डिस्कस दीज क्वेश्चन। साथ साथ हम ये क्वेश्चन भी डिस्कस करते जाएंगे। व्हाट डू यू थिंक लुइसा रोट इन हर डायरी? आप क्या सोचते हो कि लुइसा अपनी डायरी में क्या लिखती थी? So Lucia wrote about her thoughts, her new thoughts in her diary. When she is thinking about जो भी वो सोचती थी, तो she used to write about her thoughts in her diary, and she also write her own stories in that diary. और वो उस डायरी में क्या लिखती थी? अपनी कहानियां, अपनी पोम्स जो हैं वो लिखा करती थी। तो आप इसका आंसर ऐसे लिखोगे कि लुइसा likes to wrote her own poems and her own stories in that diary. Fine. आगे आता है आपका The girls would wake up. अब इनका रूटीन क्या था? इन चारों सिस्टर्स का रूटीन क्या था? Let's know about their routine. Let's read about their routine. Okay. The girl would wake up. वेकअप, जो लड़कियां थी वो सुबह, वेकअप मतलब उठना, तो लड़कियां जो है अर्ली मॉर्निंग में उठ जाया करती थी। द गर्ल्स वुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये चारों सिस्टर्स जो है अर्ली इन द मॉर्निंग उठ जाया करती थी। एंड देन मेक देयर बेड्स, उसके बाद अपने बेड्स को ये एडजस्ट करती थी। बेड्स को एडजस्ट करना, अपनी शीट्स को फोल्ड करना, एवरीथिंग दे मेक अरेंज देयर, वहां सब कुछ अरेंज करती थी। एंड व्हाट दे विल डू आफ्टर दैट? And sit down to study. And after that they would sit down, वो वहाँ बैठ जाती थी in order to study, अपनी पढ़ाई करने के लिए। When they had finished their lesson, और जब उनके lessons वो finish कर लिया करती थी, they would help their mother set the table for breakfast. And after finishing their lesson, ये important है, इसको आगे आपने को आंसर के रूप में भी काम आएगा। So read it carefully. So after finish their lesson, they would help their mother set the tables for breakfast. तो क्या करती थी ये चारों कि जब इनका
होमवर्क या लेसन्स खत्म हो जाते थे, देन दे हेल्प देयर मदर, वो अपनी मदर को हेल्प करती थी क्या करने के लिए, टेबल को सेट करने के लिए, फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट क्या होता है, मॉर्निंग में जो हम खाना खाते हैं उसको हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं। देन दे हेल्प देयर मदर टू सेट टेबल फॉर ब्रेकफास्ट, फिर अपनी मदर को हेल्प करती थी ब्रेकफास्ट की टेबल को प्रिपेयर करने के लिए, फाइन। एंड आफ्टर दैट दे वुड गो टू द बिग बार्न टू प्ले, और उसके बाद उनका इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी शुरू होती थी। एंड आफ्टर हेल्पिंग देयर मदर फॉर प्रिपेयरिंग टेबल फॉर ब्रेकफास्ट दे जस्ट प्रिपेयर टू गो टू बार्न, वो फिर तैयारियां करती थी बार्न जाने की। बार्न मैंने आपको बताया एक ऐसा घर, एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर सब गेहूं और स्ट्रॉ और सारी जो इस तरह से खेती से रिलेटेड चीजें होती हैं, हाँ जो है फार्मर्स वहां रख देते हैं। तो बार्न में जाकर दे यूज टू प्ले इन द बार्न, तो वहां पर जाकर वो खेला करती थी। देयर फेवरेट गेम वाज प्रिटेंड प्ले, और वहां पर जाकर उनका एक फेवरेट गेम चलता था, एंड दैट गेम वाज प्रिटेंड प्ले। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिटेंड प्ले? आप सबको पता है प्रिटेंड प्ले का मतलब, प्ले का मतलब होता है नाटक करना, और प्रिटेंड का मतलब होता है जब हम डिफरेंट कैरेक्टर्स में जाकर अपने आप को वो समझने लगते हैं, दैट इज प्रिटेंड करना। जब हम किसी का वेश धारण कर लेते हैं, जैसे बच्चे खेलते खेलते कभी लॉयन बन जाते हैं, दैट इज दे प्रिटेंड टू बी अ लॉयन, कभी वो सोल्जर बन जाते हैं, दैट दे प्रिटेंड टू बी अ सोल्जर। तो इस तरह से चीजों को अपने दूसरे रोल में जाना इज कॉल्ड प्रिटेंड प्ले। तो इस तरह से वो वहां पर कोई भी कैरेक्टर ले लेते थे और प्रिटेंड प्ले खेलते थे, और यही उनका फेवरेट गेम था। सो लेट्स डिस्कस दैट क्वेश्चन, How do you think the girls play pretend play? Next में डिस्कस करेंगे, अभी इस पोर्शन में आंसर नहीं आया है, we will discuss it later. Okay. So इस तरीके से अब इनका खेल जो है शुरू होता था when they went to barn, जब वो barn में गए and then they start play pretend play, तो उनका मेन जो गेम था वो pretend play था। So कैसे खेलती थी ये बच्चियां pretend play को, ठीक है। The girls love acting more than anything. अब इन बच्चियों को एक्टिंग करना बहुत पसंद था, और किसी चीज से ज्यादा। more than anything मतलब किसी भी और चीज से ज्यादा इनको एक्टिंग करना बहुत पसंद था। And this is the mark of exclamation. इसको हम mark of exclamation कहते हैं। They had made the barn into a theater. अब वो उस बान को, जहाँ पर भूसा पड़ा रहता था, जहाँ पर स्ट्रॉ, जहाँ पर गेहूं पड़ा रहता था, ग्रेन्स पड़े रहते थे, वो उस बान को किसमें कन्वर्ट कर देते थे, थिएटर में। एंड व्हाट इज थिएटर? थिएटर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बड़े बड़े नाटक खेले जाते हैं, जहाँ पर जो है नाटक, सुने हैं आपने, नाटक मीन्स एक थिएटर वर्क होता है, तो जहाँ पर बड़े बड़े प्ले खेले जाते हैं उस जगह को हम थिएटर कहते हैं। अब ये इस बान को, इस गेहूं भूसे से भरी हुई जगह को, बान को किस में कन्वर्ट कर देती थी, थिएटर में कन्वर्ट कर देती थी। तो ये छोटी छोटी ही चीजें आपको क्रिएटिव बनाते हैं, और यही से आपका एक इम्पॉर्टेंट मूव जो है अपने प्रोफेशन की तरफ जाता है। तो इस बान को ये कन्वर्ट कर देती थी चारों लड़कियां थिएटर में, एंड इनवाइट ग्रोन अप्स, और उसके बाद वहां पर ये इनवाइट करती थी, इनवाइट मतलब निमंत्रण भेजती थी, बुलाती थी किनको, ग्रोन अप्स को। ग्रोन अप्स कौन होते हैं, आपके मम्मी पापा या जितने भी बड़े आपके चारों तरफ होते हैं, अंकल आंटी, योर ग्रैंडमदर, योर ग्रैंडफादर, उन सबको वो बुलाती थी इन ऑर्डर टू वॉच देयर प्ले, ताकि वो लोग आए और उनके प्ले को वॉच करें, ठीक है। टू कम एंड वॉच द प्ले, दे एक्टेड इन, ताकि वो सब आए और उस प्ले को वॉच करें जिसमें वो लोग एक्टिंग करते हैं। So this was their favorite pastime and it was great fun, और इन सब के लिए ये एक बहुत ही great fun होता था, बहुत मजे की चीज होती थी। So one of their favorite play was Jack and Beanstalk, और इस तरह से क्योंकि वो प्ले खेला करती थी, प्ले का मतलब किसी भी स्टोरी को चुन लेती थी और उस स्टोरी पर फिर वो एक्टिंग करना शुरू करती थी, ठीक है। तो one of their play was Jack and Beanstalk, उनका एक सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पसंदीदा जो प्ले था वो था जैक एंड बीनस्टॉक। जैक किसी का नाम है जैक, और बीनस्टॉक का मतलब क्या होता है, बीन का मतलब जो सेम की बेल होती है उसको हम बोलते हैं बीन, और स्टॉक मतलब तना। तो ये जो प्ले था ये जैक और बीनस्टॉक के ऊपर
डिपेंड था या बेस था। तो इसमें क्या होता है, दे हैड अ लैडर। अब इस प्ले को खेलने के लिए इन्हें क्या क्या सामान चाहिए था, दे हैड अ लैडर, उनके पास एक लैडर होती थी। लैडर का मतलब सीढ़ी, एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, उनके पास एक सीढ़ी होती थी। लैडर माने सीढ़ी, दैट वेंट फ्रॉम द फ्लोर टू लॉफ्ट। और ये सीढ़ी जो है कहां से कहां तक होती थी, फ्लोर, फ्लोर का मतलब फर्श से लेके लॉफ्ट का मतलब छत तक। ये ऊंचाई की जो सीढ़ी होती थी, ये इस तरह की सीढ़ी होती थी जो फ्लोर से यानी कि फर्श से शुरू होकर छत तक जाती थी। तो ये इतनी इसकी हाइट होती थी। लॉफ्ट का मतलब होता है छत और फ्लोर का मतलब होता है फर्श। तो इतनी इस सीढ़ी की, इस लैडर की हाइट होती थी। On the ladder they tied a squash vine। और इस लैडर के ऊपर टाइड का मतलब होता है बांधना। तो इस लैडर के ऊपर ये क्या टाइड करती थी ये चारों लड़कियां, स्क्वैश वाइन। स्क्वैश वाइन का मतलब क्या होता है, स्क्वैश वाइन का मतलब है यहाँ पर जो आपकी बेल होती है या क्रीपर होती है उनको। स्क्वैश का मतलब होता है एक एडिबल गर्ड, जिसको आप गर्ड की वाइन का मतलब बेल। तो स्क्वैश वाइन का मतलब है इसके ऊपर ये एक बेल को लपेट देती थी। इस सीढ़ी को, इस लैडर के ऊपर ये एक बेल को लपेट देती थी। एज यू कैन सी दैट इट इज अ लैडर एंड हियर दे टाइड द स्क्वैश वाइन। इसके बाद उसके ऊपर उन्होंने, वाइन का मतलब होता है बेल और स्क्वैश का मतलब होता है गर्ड वाइन, यानी कि जो इस एक तरह की जो वाइन होती है उसको वो लपेट देती थी। ठीक है। And then what they do? Away to the loft to look like the wonderful beanstalk। और इस तरीके से ये जो लैडर थी ये किस रूप में नजर आती थी कि एक बहुत बड़ी सी जो बीन स्टॉक है, यानी कि एक बहुत बड़ी सी जो बेल है वो कहां से कहां तक उग रही है, फर्श से लेके लॉफ्ट तक, छत तक एक बहुत बड़ी सी बेल जो है वो उग रही है। तो इस तरह का एक प्रिटेंड प्ले वो खेलना शुरू करती थी। एंड उसके बाद वो क्या करते थे, टू लुक लाइक अ वंडरफुल बीन स्टॉक, वन ऑफ द लिटिल गर्ल ड्रेस्ड अप टू लुक लाइक जैक। अब इस तरह से इन्होंने बीन स्टॉक को क्रिएट कर दिया। बीन स्टॉक का मतलब है एक बड़ी सी बेल को क्रिएट कर दिया जिसका एक बहुत मजबूत सा स्टॉक यानी कि तना होता था। उसके बाद अब जैक का कैरेक्टर भी तो क्रिएट करना है। तो जैक के कैरेक्टर को क्रिएट करने के लिए वन ऑफ द लिटिल गर्ल, इन चारों लड़कियों में से एक लड़की ड्रेस्ड अप टू लुक लाइक जैक, वो तैयार होती थी बिल्कुल उस तरीके से जैसे जैक तैयार होता। तो जैक इज ऑब्वियसली अ बॉय, तो वो एक लड़के की तरह अपने आप को तैयार करती थी, ड्रेस अप करती थी। When it come to the part in the story where the giant tried to follow। अब जैक एंड बीन स्टॉक की स्टोरी ये होती थी कि जैक को पकड़ने के लिए एक जाइंट का मतलब क्या होता है, एक राक्षस जो है वो आता है। तो जब राक्षस वाला पार्ट आता था, दे ट्राई टू फॉलो, और जब वो जैक को पकड़ने की कोशिश करता था, देन अ लिटिल गर्ल कट डाउन द बीन स्टॉक। तभी इन चारों सिस्टर में से एक लड़की आकर उस बीन स्टॉक को यानी कि उस सेम के तने को काट देती थी। एंड द जाइंट कम ट्रम्बलिंग डाउन। और इस तरीके से ये जो जाइंट था जो बीन स्टॉक के ऊपर खड़ा हुआ था, ही कम डाउन का मतलब होता है वो नीचे आ जाता था। ट्रम्बलिंग करता हुआ मीन्स कांपता हुआ, शिवरिंग करता हुआ। ट्रम्बलिंग का मतलब होता है कांपना या शिवर करना। तो इस तरीके से when a little girl cut down that beanstalk, then that giant come down trembling। तो ये giant जो था वो ट्रम्बल करता हुआ उस बीन स्टॉक से नीचे आकर गिर जाता था। तो इस तरह से इस स्टोरी को उन्हें खेलना बहुत पसंद था। फ्रॉम द लॉफ्ट, लॉफ्ट का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, लॉफ्ट का मतलब होता है आपकी छत या ऊपर का आर्किटेक्चर जो होता है उसको हम लॉफ्ट बोलते हैं। द जाइंट वॉज मेड आउट ऑफ ह्यूज पिलो। और इस तरह से ये जो जाइंट था, ये जो राक्षस था, इसको किस तरीके से क्रिएट करती थी ये लड़कियां, दे मेड द जाइंट आउट ऑफ पिलो। वो एक ह्यूज का मतलब होता है एक बड़ा सा पिलो या तकिया लेती थी और उसको वो बांध के एक जाइंट बना देती थी। तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट थिंग दीज गर्ल यूज्ड टू प्ले different kind of stories and they convert the stories into beautiful plays।
अब आगे क्या होता है, another play that they love to perform। अब ये तो हमने एक प्ले की बात करी जो ये लोग खेलती थी और उस प्ले का नाम था जैक एंड बीन स्टॉक। शायद आप बहुत सारी बच्चों ने ये कहानी पढ़ी और सुनी भी होगी, बट इसके बाद एक बहुत कॉमन स्टोरी है जो वो खेला करती थी एंड दैट इज अबाउट सिंड्रेला। सिंड्रेला की स्टोरी सबने सुनी है। सो अनदर स्टोरी दैट दे लव टू परफॉर्म, और दूसरी स्टोरी जो उन्हें पसंद था परफॉर्म करना वो कौन सी थी, सिंड्रेला। वो थी सिंड्रेला की स्टोरी। दे मेड पंपकिन। पंपकिन का मतलब क्या होता है भाई, सीताफल को हम क्या कहते हैं, पंपकिन। सो दे मेक पंपकिन कैरेज। कैरेज का मतलब होता है जो गाड़ी होती है, कार्ट होती है, उसको हम कैरेज बोलते हैं। तो जब वो सिंड्रेला वाला प्ले खेलती थी तो क्या करती थी, दे मेड अ पंपकिन कैरेज। वो एक बड़े से सीताफल को कैरेज में, एक बग्गी गाड़ी में कन्वर्ट करती थी आउट ऑफ द व्हील बैरो। अब ये कैसे कन्वर्ट किया जाता था, व्हील बैरो से। अब व्हील बैरो क्या होता है, सो व्हील बैरो एक छोटी सी ऐसी गाड़ी होती है जिसके आगे एक व्हील होता है और पीछे दो व्हील होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं व्हील बैरो। ठीक है, तो एक व्हील बैरो लेते थे और उसको वो एक पंपकिन कार्ट के रूप में बना लेते थे। सिंड्रेला रोल्ड अवे इन इट, और इस जो हमारी व्हील बैरो थी या पंपकिन कार्ट थी, इसमें सिंड्रेला बैठती थी एंड शी रोल्ड अवे इन इट, और इसमें वो बैठकर रोल्ड अवे करती थी, मतलब घूमती थी। रोल का मतलब होता है लुढ़कना, और यहाँ पर रोल्ड अवे का मतलब है उस कार्ट में बैठकर, वो छोटी सी गाड़ी में बैठकर सिंड्रेला जस्ट मूव ऑन, वो घूमती थी। राइट डाउन द आयल। अब यहाँ पर आयल का मतलब क्या होता है, राइट डाउन द आयल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयल, आयल का मतलब होता है पैसेज, जो बीच का रास्ता होता है। कई बार आपने देखा होगा क्लासरूम में भी बेंचेस के बीच में एक पैसेज होता है, एक रास्ता या एक छोटा सा गलियारा होता है, उसको हम बोलते हैं आयल। यहाँ आयल है, एस इसमें साइलेंट रहेगा, सो इसको हम प्रोनाउंस करेंगे आयल। तो इस आयल में, इस पैसेज में, उस पंपकिन कार्ट में बैठकर सिंड्रेला जो है वो आयल में मूव ऑन करती थी। When the fairy godmother waved her hand, जब फेरी गॉड मदर वेव्ड हर, वैंड का मतलब क्या होता है, वैंड का मतलब होता है जादू की छड़ी। तो जब फेरी गॉड मदर अपनी जादू की छड़ी को वेव करती थी, हिलाती थी, ठीक है। लुइसा लव्ड ऑल दिस प्ले। तो इस तरीके से लुइसा को ये सारे प्ले, ये सारे नाटक खेलना बहुत पसंद था। शी मेड सम ऑफ हर ओन एंड रोट देम डाउन। इसके अलावा लुइसा ने कुछ अपने प्ले भी लिखे थे, और उन सबको लिखने के बाद सो दैट द फोर ऑफ देम कुड एक्ट इन देम। और वो उसने क्यों लिखे थे, ताकि चारों सिस्टर्स मिलकर उनको एक्ट कर सके, यानी कि उनके सारे कैरेक्टर्स को खेल सके, ठीक है। अब आगे देखते हैं, लुइसा लाइक राइटिंग स्टोरीज बेस्ट। तो इस तरीके से अब लुइसा का एक नया ट्रेट, उसका एक नई क्वालिटी हमारे सामने आ रही है। वो क्या है, शी लाइक्ड राइटिंग स्टोरीज बेस्ट। उसको सिर्फ अगर कुछ पसंद है तो वो है कहानियां लिखना। लुइसा लाइक्ड राइटिंग स्टोरीज बेस्ट, सबसे अच्छा क्या पसंद है उसको, स्टोरीज लिखना। शी कॉन्टिन्यूड टू राइट स्टोरीज एंड वॉन्टेड टू गेट देम पब्लिश्ड। कॉन्टिन्यू का मतलब है कि किसी चीज को जारी रखना। तो जब वो, ये तो थी बचपन की बात, उसने छोटी छोटी कहानियां लिखी, उनको खेला, बट बाद में भी शी कॉन्टिन्यू टू राइट स्टोरीज। बट जब व्हेन शी ग्रोन अप, जब वो बड़ी हो गई, तभी भी उसने अपना ये शौक, अपनी ये क्वालिटी रोकी नहीं, एंड शी कॉन्टिन्यू टू राइट स्टोरीज। वो लगातार वो स्टोरीज लिखती गई एंड वॉन्टेड टू गेट देम पब्लिश। अब स्टोरीज तो लिख ली, बट अब क्योंकि अब वो बड़ी हो गई है, तो अब शी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट हर प्रोफेशन। अब उसने ये सोचा है कि उसका ये जो हॉबी है वो प्रोफेशन में कन्वर्ट हो, और प्रोफेशन में कन्वर्ट करने के लिए अब वो ये चाहती है कि उनकी स्टोरीज जो हैं वो पब्लिश्ड हो। अब ये पब्लिश्ड होना क्या होता है, तो पब्लिश्ड होना होता है व्हेन आप किसी पब्लिशर को, जब आप अपने स्टोरीज को छपवा लेते हैं, एक बुक में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड पब्लिश्ड होना। तो अब लुइसा चाहती थी कि जो अपनी छोटी सी डायरी में उसने कहानियां और स्टोरीज और पोम्स लिखी हैं, उनको वो पब्लिश करे, ताकि मोस्ट ऑफ द पीपल कैन रीड दैम, कैन एंजॉय दैम। सो बट शी वॉज अनेबल टू डू सो। अनेबल का मतलब होता है
जिस काम को हम नहीं कर पाते। तो लुइसा ऐसा नहीं कर पा रही थी, उसके पास उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे वो अपनी स्टोरीज को पब्लिश करे। पीपल इवन टोल्ड हर दैट शी वॉज वेस्टिंग हर टाइम। अब लोगों ने उसको ये भी कहना शुरू किया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कोई स्टोरी पब्लिश नहीं होने वाली है और तुम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना समय बर्बाद कर रही हो। बट लुइसा नेवर स्टॉप राइटिंग। बट इसके बाद भी लुइसा ने किसी की बात नहीं सुनी एंड शी नेवर स्टॉप राइटिंग। और उसने कभी भी अपने इस शौक को मरने नहीं दिया। शी नेवर स्टॉप राइटिंग, उसने कभी भी लिखना बंद नहीं किया। At last one day publisher asked Louisa, और आखिरकार एक दिन एक पब्लिशर आता है एंड शी आस्क लुइसा, और वो लुइसा से पूछता है who had now grown into a woman। अब वो पब्लिशर आता है और वो लुइसा से पब्लिशिंग के लिए पूछता है। अब लुइसा छोटी बच्ची नहीं है, नाउ शी ग्रोन इनटू अ वुमेन, अब वो एक बड़ी मैच्योर लेडी है एंड टू राइट बुक्स फॉर गर्ल्स, और अब वो बच्चों की कहानियां नहीं लिखती है, नाउ शी राइट फॉर द मैच्योर वंस, अब वो बड़े लोगों के लिए स्टोरीज जो है या नॉवेल्स या प्लेज जो है वो लिखती है। फाइन। नाउ when she thought about what to put in book, अब क्योंकि बड़े लोगों के लिए कहानियां लिखनी है तो कुछ नया मैटर चाहिए, और अब उसने ये सोचा कि अब वो बड़े लोगों के लिए कहानियां लिखने में बुक में क्या लिखे। सो शी रिमेम्बर्ड द गुड टाइम्स। अब उसने रिमेम्बर का मतलब होता है याद करना। शी रिमेम्बर्ड द गुड टाइम्स, उसने वो सारा अच्छा समय याद करना शुरू किया। शी यूज्ड टू हैव विद हर फैमिली, जो उसने बिताया था बचपन में अपनी फैमिली के साथ। फिर शी रोट अबाउट हर डियर मदर, उसने अपनी मदर के बारे में लिखना शुरू किया। एंड द वाइज फादर, उसने अपने नॉवेल्स में, अपनी राइटिंग्स में अपने वाइज माने, अगेन आई एम टेलिंग यू, वाइज माने इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, उन्होंने अपने उस इंटेलिजेंट फादर के बारे में अपनी स्टोरीज में लिखा। शी ऑल्सो रोट अबाउट हर लिटिल सिस्टर, उसने अपने सिस्टर्स के बारे में, उनके रिलेशनशिप के बारे में अपनी कहानियों में लिखा। शी रोट अबाउट जॉली टाइम। सो व्हाट इज जॉली? जॉली मीन हैप्पी टाइम। सो उसने अपने उस हैप्पी टाइम के बारे में लिखना शुरू करा। जॉली मीन हैप्पी। शी ऑल्सो रोट अबाउट हर जॉली टाइम्स, उसने अपनी जो लाइफ का खुशियों वाला टाइम था उसको अपने प्लेस में जगह दी। एंड ऑल्सो रोट अबाउट द सैड एंड हार्ड टाइम, और खुशियों के साथ साथ उसने अपनी लाइफ की प्रॉब्लम, सैडनेस को भी अपने प्ले में उतार दिया। तो इस तरीके से ये जो लुइसा की कहानियां थी ये बहुत रियलिस्टिक हो गई। रियलिस्टिक माने बिल्कुल सच के करीब, जो हमारे रियल लाइफ के करीब हो गई। When the book was written, she called it Little Women, और इस तरह से अब ये जो कहानी बनकर तैयार हुई, इसका नाम लुइसा ने दिया लिटिल वुमेन। इस कहानी का नाम था लिटिल वुमेन। आगे क्वेश्चन आएगा क्यों लुइसा ने अपनी स्टोरी का नाम लिटिल वुमेन दिया? क्यों दिया? क्योंकि उसने अपनी ही कहानी, अपनी हैप्पीनेस, अपना सॉरो, अपनी फैमिली के बारे में स्टोरी के अंदर लिखा था। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पैराग्राफ। द बुक मेड लुइसा फेमस, और जब लुइसा ने ये बुक लिखी जिसका नाम था लिटिल वुमेन, दैट मेक लुइसा फेमस, और इस बुक ने लुइसा को बहुत फेमस कर दिया। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेमस? मशहूर कर दिया। एवरीबडी नोज अबाउट हिम, हर कोई अब लुइसा के बारे में बातें करने लगा था। इट वॉज सो स्वीट एंड फनी, और ये बुक जो थी ये कैसी थी? इट वॉज वेरी स्वीट, बहुत अच्छी थी ये बुक, बहुत प्यारी बुक थी। एंड फनी ऑल्सो, और मजेदार भी थी। सो सैड एंड रियल, इसमें फनीनेस भी थी, इसमें सैडनेस भी थी, क्योंकि हमें वो चीज पसंद आती है जो हमारी रियल लाइफ से जुड़ी हुई होती है। तो जहां पर खुशियां भी थी और सैडनेस भी थी। एंड दैट बुक वाज आल्सो रियल, और ये बहुत रियल थी। रियल मतलब सच के करीब थी, हकीकत के करीब थी। दैट एवरीबडी वांटेड टू रीड इट, और क्योंकि ये रियल थी इसीलिए एवरीबडी वांटेड टू रीड इट। वांटेड का मतलब चाहना, तो हर कोई इसको पढ़ना चाहता था। एवरीबडी बॉट इट, हर बॉट जो है वो बाय की सेकेंड फॉर्म है, BUY, बाय का सेकेंड फॉर्म है बॉट।
तो bought का मतलब होता है खरीदना और buy का मतलब भी होता है खरीदना. So everybody bought it. तो अब लोगों ने, हर किसी ने ये बुक जो है खरीदना शुरू करी. And much money came from it. और जब लोगों ने ये बुक परचेज करनी शुरू करी तो ज्यादा पैसे आने लगे. जितने ज्यादा लोग इसको परचेज करते थे उतना ज्यादा प्रॉफिट पब्लिशर को होता था और उतना ही पैसा लुइसा के पास आता था. लुइसा रोट मैनी मोर ब्यूटीफुल बुक्स. और इससे इंस्पिरेशन लेके, इससे प्रेरणा लेकर लुइसा ने और बहुत सारी खूबसूरत बुक जो हैं वो लिखना शुरू करा, क्योंकि अब उसको इंस्पिरेशन मिल गई थी कि वो शी कैन राइट ब्यूटीफुल बुक्स ना. तो नाउ शी स्टार्टेड राइटिंग मोर स्टोरीज अबाउट द रियल लाइफ. शी बिकम वेल नोन राइटर. और अब धीरे धीरे लुइसा जो है एक वेल नोन राइटर बन गई. वेल नोन का मतलब क्या होता है? जानी मानी, फेमस राइटर के रूप में वो जानी जाने लगी थी. सो दैट इज द स्टोरी ऑफ लुइसा मे अल्कॉट, द फेमस अमेरिकन ऑथर. अब ये स्टोरी मैं आपको बताऊं, ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है. दिस इज अ रियल लाइफ अकाउंट. ये स्टोरी एक रियल लाइफ अकाउंट है और ये स्टोरी अमेरिका की एक राइटर, फेमस राइटर जिनका नाम था मे अल्कॉट, उनके ऊपर बेस है. एंड द अमेरिकन ऑथर हु मेड लिविंग बाय हर हॉबी. और ऐसी अमेरिकन राइटर जिन्होंने अपनी हॉबी, अपने इंटरेस्ट से ही अपने कैरियर को, अपने प्रोफेशन को जनरेट किया. सो दिस इज अ स्टोरी दैट गिव इंस्पिरेशन टू ऑल. सो जस्ट फोकस ऑन योर हॉबीज एंड जस्ट पे अटेंशन टुवर्ड हॉबीज. हो सकता है ये आगे जाके आपके प्रोफेशन में आपको मदद करे. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस और आई होप आप सबको समझ में आया होगा ये लेसन. थैंक यू.